हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ये जो डायग्राम आप पीछे देख रहे हैं, आपने देखा है 12th की एनसीईआरटी में। और अगर ये डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आया तो ये वीडियो बस आपके लिए है। इस डायग्राम में एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी along with the text which is written in NCERT। तो लेट्स स्टार्ट। ये डायग्राम पूरा का पूरा लिंकेज को एक्सप्लेन करता है। लिंकेज क्या है? लिंकेज एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें दो कैरेक्टर एक साथ रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कई ऐसे दो दोस्त होते हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ कैंटीन जाते हैं, एक साथ और फिर एक साथ घर जाते हैं। कभी घूमते हुए मिलते हैं तो एक साथ मिलते हैं, लेकिन रहते अलग अलग घर में हैं, यानी कभी कभी अलग भी होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके साथ पाए जाने की टेंडेंसी सेम होती है। तो ऐसा किसी एक के बारे में पूछता है कोई तो कहता है यार उसके बारे में पता कर लो, पता चल जाएगा दूसरा वाला कहाँ है ना। तो ये जो डायग्राम है ये इसी चीज को बताता है कि जब दो कैरेक्टर के जीन सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, उनके बीच में एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं लिंकेज और उन जीन्स को कहते हैं लिंक्ड जीन। The genes which are present on the same chromosomes are called as linked genes and the phenomena is called as linkage। लिंकेज का जो फिनोमिना है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पेटेसन, पेटसन नाम है, एंड पुनेट। पेटसन और पुनेट नाम के दो साइंटिस्ट ने एक प्लांट के अंदर जिसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस, स्वीट पी सुना है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, एग्जैक्टली सेम। लेकिन इसके बाद एनसीईआरटी ने इनका जिक्र नहीं किया है बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी ने किस पर फोकस किया है? एनसीईआरटी फोकस करती है थॉमस हंट मॉर्गन पे। टीएच मॉर्गन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लिंकेज को एक नया आयाम दिया। इन्होंने लिंकेज पर कुछ ज्यादा ही स्टडी करी और लिंकेज में इन्होंने जिस लिंकेज की स्टडी करी उसे कहा गया सेक्स लिंकेज। अब ये सेक्स लिंकेज क्या है? मैंने आपको बोला कि दो जीन जब सेम क्रोमोसोम पर होंगे, यहां आप इस डायग्राम पर भी देख सकते हैं कि Y और W सेम क्रोमोसोम पर है। दो जीन जब सेम क्रोमोसोम पर होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं लिंक जीन और उनके इनहेरिटेंस को बोलते हैं लिंकेज। वहीं पर ये दो जीन जब सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, चाहे एक्स क्रोमोसोम पर हो चाहे वाई क्रोमोसोम पर हो, तो हम उन जीन्स को बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। ठीक है। तो टीएच मॉर्गन ने सेक्स लिंक जीन्स की स्टडी करी और सेक्स लिंकेज का फेनोमेना दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म का यूज किया वो ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, वही जिसे हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो कि फ्रूट फ्लाई है, ये इन्होंने टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। तो पहली बात हमें समझना है लिंकेज क्या है, तो बहुत शॉर्ट में समझिए क्योंकि लिंकेज मैं पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। दो जीन जब सेम क्रोमोसोम पर होते हैं तो उन्हें कहते हैं लिंक जीन्स और उनके साथ साथ रहने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है, इस टेंडेंसी को बोलते हैं लिंकेज। सेक्स लिंक जीन्स क्या होते हैं? सेक्स लिंक जीन्स वो जीन होते हैं जो एक साथ सेक्स क्रोमोसोम पर रहते हैं और उनके साथ साथ इनहेरिटेंस की टेंडेंसी को बोलते हैं सेक्स लिंकेज। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूं, क्या दो दोस्त जो साथ साथ रहते हैं वो हमेशा ही साथ साथ रहते हैं? कभी तो अलग होते होंगे, किसी केस में तो अलग होते होंगे ना। यानी कि लिंक जीन्स के साथ पाए जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेकिन लिंकेज कभी भी एब्सोल्यूट यानी कि 100% नहीं होता। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। एनसीईआरटी मॉर्गन के बारे में कहती है कि मॉर्गन ने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस कराए। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला के अंदर, और इन्होंने कई सारे सेक्स लिंक्ड जीन्स की स्टडी भी करी। ये क्रॉस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट में मेंडल साहब ने कराए थे। तो मेंडल साहब ने जो पी प्लांट के अंदर क्रॉस कराए थे, उन्होंने अपने क्रॉस में एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस का, क्योंकि यहां पर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे भाई, दो लोग होंगे तभी साथ में जुड़े होंगे, साथ आएंगे जाएंगे, एक अकेला क्या किसी का साथ करेगा। तो लिंकेज को स्टडी करने के लिए हमें कम से कम डाइहाइब्रिड क्रॉस तो करना पड़ेगा।
अब हम बात करें पी प्लांट के डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो पी प्लांट में मॉर्गन साहब ने जो क्रॉस कराया था वो पी के सीड के शेप और सीड के कलर के बेसिस पर कराया था, येलो, राउंड, ग्रीन, रिंकल्ड। लेकिन उन्होंने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट्स बना दिए, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, राउंड। याद आया ना? तो ये क्या कह रहे हैं कि हम उसी तरीके के दो दो कैरेक्टर वाले क्रॉस हम ड्रोसोफिला में भी करा रहे हैं। ड्रोसोफिला में लेकिन हम कैरेक्टर क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं येलो बॉडी, व्हाइट आइड फीमेल, ब्राउन बॉडी, रेड आइड मेल्स। यानी कि यहां पर जो कैरेक्टर लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है बॉडी कलर एंड आई कलर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर लिया है बॉडी कलर और आई कलर, उसके ट्रेट्स लिए हैं येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी। आई कलर में ट्रेट्स क्या लिए, व्हाइट आई, रेड आई। यानी ड्रोसोफिला में व्हाइट आई भी होती है, रेड आई भी होती है, ड्रोसोफिला में पर्पल आई भी होती है, ब्लू आई भी होती है, ब्राउन आई भी होती है। तो वो जो ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाला गाना है ना, इसके लिए सार्थक होता है पूरी तरह से। खैर, तो इन्होंने क्या काम किया कि एक फीमेल ली जिसके पास, जिसकी आंखें व्हाइट कलर की थी और जो बॉडी थी वो येलो कलर की थी। फिर इन्होंने क्या काम किया, एक मेल के साथ जिसका क्रॉस कराया, उस मेल की आंखें रेड कलर की थी। यहां डब्लू जहां पर भी प्लस लगा हो हम उसे वाइल्ड टाइप बोलते हैं, और वाइल्ड टाइप को हम डोमिनेंट कंसीडर करते हैं। यानी कि कभी अगर डब्लू प्लस और डब्लू आ गया तो डब्लू प्लस वाला वाइल्ड टाइप हो जाएगा या डोमिनेंट हो जाएगा। तो हम लिंकेज में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्लस लगा होता है, प्लस का मतलब हो गया डोमिनेंट, प्लस का मतलब हो गया वाइल्ड टाइप। एक्चुअली वाइल्ड टाइप हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि ओरिजिनली कभी एग्जिस्ट करता था, उसी में म्यूटेशन होने से जो बाकी सारे टाइप्स डराइव होते हैं। तो जो नेचुरल टाइप है उसे वाइल्ड टाइप कहा जाता है, उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो आई का कलर है वो रेड है, और जो बॉडी का कलर है वाई प्लस का मतलब हो गया ब्राउन बॉडी। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी ने कुछ गलती भी करी है डायग्राम में, तो मैं आपको डायग्राम में गलतियां भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि मेंडल ने हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडी और व्हाइट आई वाली फीमेल को किसके साथ, ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल के साथ, और जो बच्चे बने वो दो तरीके के बने। कुछ बच्चे वाइल्ड टाइप थे, मतलब नॉर्मल रेड आई ब्राउन बॉडी वाले, और कुछ बच्चे मम्मी पापा जैसे बच्चे, ऑब्वियसली मम्मी पापा जैसे। फिर मॉर्गन क्या करना चाह रहे थे, उसके बाद मॉर्गन टेस्ट क्रॉस करना चाह रहे थे। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है हम पहले जानते हैं, F1 प्रोजेनी का क्रॉस जब हम कराते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि ये जो मेल बना है इस मेल का क्रॉस अगर हम करा देते इस जो रेसेसिव फीमेल है इसके साथ, तो हम उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, यही कहलाते हैं टेस्ट क्रॉस। तो अब ये कैसा, ये इस तरह का एक टेस्ट क्रॉस कराना चाहते हैं, लेकिन हम जब अब टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो मेल फीमेल दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्रॉस कराएंगे। अब मॉर्गन क्या देखते हैं कि मॉर्गन ने पाया कि जो दो जीन हैं, जब मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कराया था वो वाली बात समझिएगा, तो वहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये डाई हाइब्रिड, और ये था F1, इसका क्रॉस हमने कराया था इसके साथ। और जब ये क्रॉस कराया तो हमें चार तरह के प्रोजनी मिलेंगे। आप इसका क्रॉस करा के देख लीजिएगा, यू विल गेट 4 टाइप्स ऑफ प्रोजनीज। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक टाइप का। कैपिटल वाई स्मॉल आर ये दूसरे टाइप का। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहां पर आपको जो रेशियो मिलेगा इस टेस्ट क्रॉस में, ये 1:1:1:1 मिलेगा। यानी कि ये चारों जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो 25% मिलेंगे। लेकिन अभी तक एनसीईआरटी ने टेस्ट क्रॉस का जिक्र नहीं किया। एनसीईआरटी क्या कहती है कि मॉर्गन साहब ने F1 प्रोजेनी को इंटर क्रॉस कराया, आपस में क्रॉस करा दिया। F1 जनरेशन इस मेल को इस फीमेल के साथ ही क्रॉस करा दिया, इसे बोलते हैं सेल्फिंग। तो जब क्रॉस कराया, तो जब मेंडल ने क्रॉस कराया था तो रेशियो आया था 9:3:3:1,
जब मॉर्गन ने F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया तो 9331 रेशियो नहीं आया, बल्कि ये रेशियो डेविएट हुआ। लेकिन याद रखिएगा, लिंकेज पढ़ने के लिए हम कौन सा क्रॉस करेंगे? टेस्ट क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से लिंकेज का पता चलता है। इस वाले टेक्स्ट में केवल इतना ही है जो इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मॉर्गन ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, बॉडी कलर और आई कलर, और ये कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं ये भी याद रखिएगा। ड्रोसोफिला के अंदर XX XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। XX XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। ये मेल है जिसके अंदर ये X क्रोमोसोम है और ये Y क्रोमोसोम है। तो यानी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से क्रोमोसोम पर हैं? वो X क्रोमोसोम पर है। तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन थी। पहली इंफॉर्मेशन, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कराया, मॉर्गन ने कैरेक्टर क्या लिए और वो कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पर है? X क्रोमोसोम पर। ठीक है ना? इतनी बातों को हम इकट्ठा करते जाएंगे। उसके बाद मॉर्गन क्या कहते हैं कि मॉर्गन और उनका ग्रुप ये बात जानता था कि जिन कैरेक्टर्स को वो कंसीडर कर रहे हैं वो X क्रोमोसोम के ऊपर है, and saw quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, जब हम उन जीन्स की बात करते हैं जो सेम क्रोमोसोम पर है, द proportion of the parental gene combination were much higher than the non parental type। जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो कहीं ज्यादा है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से। तो उन जो दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दो जीन्स है, उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होना, उनका साथ साथ रहना, वो इसलिए है क्योंकि वो दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं, दोनों जन फिजिकली एसोसिएटेड हैं। तो मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स। मॉर्गन क्या कह रहे हैं कि नॉन पेरेंटल टाइप से ज्यादा पेरेंटल टाइप्स आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जीन्स फिजिकली एसोसिएटेड थे या उनके बीच में लिंकेज थी। लिंकेज क्या है? अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तो लिंक जीन कहलाते हैं, फिनोमेना लिंकेज कहलाता है, क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो पाते इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। मॉर्गन ने टर्म यूज किया लिंकेज, किस चीज के लिए? जो जीन फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं उसके लिए। और फिर मॉर्गन कह रहे हैं कि भाई 100% लिंकेज नहीं है, कुछ रिकॉम्बिनेंट्स भी बन रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट्स के लिए मॉर्गन ने टर्म यूज किया रिकॉम्बिनेशन, जो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे कि हम आगे के जनरेशन में देखेंगे कि येलो और व्हाइट ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन था। दूसरा कॉम्बिनेशन था ब्राउन बॉडी और रेड आई, ब्राउन बॉडी और रेड आई। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि आपको नया कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वाई प्लस इज फॉर ब्राउन बॉडी, खाली डब्लू यानी कि व्हाइट आई। व्हाइट आई। तो यहां पर देखिए हमने बात करी थी येलो बॉडी की और व्हाइट आई वाले फीमेल की, और ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल की। इनका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में तो हमको बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे मिले, हमें फर्क नहीं पता चला। लेकिन जब हम F2 जनरेशन में गए तो हमें ओरिजिनल वाले ये वापस से ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले तो मिले ही, हमें येलो बॉडी और व्हाइट आई वाले भी मिले, लेकिन उसके साथ साथ हमें ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई वाली कॉम्बिनेशन भी मिली, और हमें येलो बॉडी और रेड आई वाले कॉम्बिनेशन भी मिले। यानी हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिले। ऐसा तो मेंडल के टाइम पर भी हुआ था, है ना? मेंडल ने भी जब टेस्ट क्रॉस कराया था तो उनको भी ये हो गए पेरेंटल टाइप और ये हो गए रिकॉम्बिनेंट टाइप, उनको भी रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले थे। तो यहां पर क्या नया हो गया? नया ये हुआ है, ये हुआ है नया। क्या नया हुआ है? मॉर्गन कहते हैं कि मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बॉडी कलर और आई कलर का ही जीन होता है, दूसरे जीन भी होते हैं। एक तीसरा जीन है यहां पर कहीं जिसके लिए लिखा गया है एम, और ये किसके लिए है? ये एम आ गया है विंग साइज के लिए, जिसके दो वेरिएंट्स हैं, लार्ज और मिनिएचर।
याद रखिएगा, मिनिएचर विंग रेसेसिव है और जो लार्ज विंग है ये डोमिनेंट है, यानी कि वाइल्ड टाइप है। ठीक है ना, और ये तीनों एक्स क्रोमोसोम पर है। अब क्या कहना चाह रहे हैं मॉर्गन? मॉर्गन ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैंने क्रॉस कराया था बॉडी कलर और आई कलर को लेकर, तो मुझे जो पेरेंटल टाइप मिले थे वो मिले थे 98.7%। पेरेंटल मतलब जिनका जो फिनोटाइप है या तो येलो कलर की बॉडी और व्हाइट कलर की आई, या फिर ब्राउन कलर की बॉडी और रेड कलर की आई, ये पेरेंटल हो गए। और रिकॉम्बिनेंट्स क्या थे? रिकॉम्बिनेंट्स थे येलो बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी रेड आई। ये रिकॉम्बिनेंट्स है, ये बनेंगे इस तरफ। तो मॉर्गन कहते हैं कि जब मैंने बॉडी कलर और आई कलर का कैरेक्टर लिया ना, तो पेरेंटल टाइप बने 98.7%। बस यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट है, यही हमें पढ़ना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है। 98.7% बने। और जब रिकॉम्बिनेंट्स बने 1.3%। कब? जब हमने बात करी थी बॉडी कलर और आई कलर की। अब मैं दोबारा क्रॉस करता हूं जिसमें मैं बॉडी कलर और आई कलर की बात नहीं करता, बल्कि मैं बात करता हूं यहां पर आई कलर और विंग साइज की। आई कलर और विंग साइज। अब एनसीईआरटी ने गलती कहां करी है? एक तो यहां पर येलो, पहले तो येलो और व्हाइट पूरा लिखा है, लेकिन यहां पर खाली व्हाइट लिखकर छोड़ दिया, यहां पर इन्होंने ब्राउन नहीं लिखा। तो पहली तो एनसीईआरटी ने यह मिस्टेक करी। दूसरा आप देखिएगा, यहां पर डब्ल्यू की पोजीशन आप देख सकते हैं, डब्ल्यू जीन की पोजीशन, और इस वाले में आप डब्ल्यू जीन की पोजीशन देख सकते हैं, इन्होंने पोजीशन गलत कर दी। ये एनसीईआरटी की एक मिस्टेक है कि इन्होंने डब्ल्यू जीन की पोजीशन भी गलत कर दी है। जहां पर वाई बनाया था एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर डब्ल्यू बना दिया, बट डब्ल्यू को थोड़ा सा यहां इनको बनाना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी की एक मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, हम इसको अपने तब भी बात समझ में आ जाएगी। यहां पर डिस्टेंस इतना है और यहां पर डिस्टेंस इतना है, आपको पता चल रहा होगा कि ए डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है या बी डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना, बस हमें हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर है। तो दूसरा क्रॉस जो मॉर्गन करते हैं वो किस चीज को लेकर करते हैं? आई कलर और विंग साइज को लेकर। विंग साइज मैंने आपको बताया दो तरह का, लॉन्ग या लार्ज और मिनिएचर। तो मॉर्गन कह रहे हैं कि अब मैंने जो दूसरा क्रॉस कराया है, और वो दूसरा क्रॉस जिसके अंदर हमने आई कलर और विंग साइज को लेकर कराया है, तो मैं क्या देखता हूं कि जब F2 जनरेशन में मैं इसका टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं, तो उस टेस्ट क्रॉस में 62.8% मुझे पेरेंटल मिलने की टेंडेंसी है और 37.2% रिकॉम्बिनेंट मिलने का चांस है। एक तरफ जब मैं दो कैरेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सच बात यह है कि ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहा है, उसके जीन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेंडल को जो मॉर्गन को केवल ड्रोसोफिला दिखाई दे रहा है, उसकी बॉडी कलर दिखाई दे रही है, उसका आई कलर दिखाई दे रहा है, उसका विंग साइज दिखाई दे रहा है। तो जब वो बॉडी कलर आई कलर को कंसीडर करते हैं तो उनको रिकॉम्बिनेंट 1.3% और पेरेंटल 98.7% मिलते हैं। लेकिन जब वो आई कलर और विंग साइज को कंसीडर करते हैं तो उनको पेरेंटल 62.8% और रिकॉम्बिनेंट 37.2% मिलते हैं। मतलब अब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिल गया। मॉर्गन वाज सरप्राइज कि पहले मैंने दो कैरेक्टर को कंसीडर किया तब मुझे कम रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है, अब मैं दो कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट क्यों मिल रहा है? इसका जवाब ये रहा कि Morgan and his group also found that even when the genes are grouped on the same chromosome, some genes are very tightly linked. जब दो लोग बहुत टाइटली लिंक्ड होंगे तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कम होगा, जैसा हम क्रॉस ए में देख सकते हैं। और कुछ जीन्स जो होंगे वो टाइटली लिंक नहीं होंगे, यानी दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है कि when two genes are present very close to each other, then the percentage of recombinants will be low. When two genes are at some distance, the percentage of recombinants will be high. तो क्या लिखा है कि Morgan and his group also found that even when the genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, show very low recombination cross A, while other were loosely linked, showed higher recombination cross B.
फॉर एग्जाम्पल, he found that genes white eye and yellow body were tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white eye and miniature wing showed 37.2% recombination. क्या पता चलता है, जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगी ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन होगा ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे ज्यादा, और रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जीन क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर एक्सचेंज हो जाते हैं। किस टाइम पर एक्सचेंज हो जाते हैं? क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर। जीन क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर एक्सचेंज होना, इसे ही कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। हमने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा है, मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेशन, जो कि कैटलाइज होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम से। ये प्रोसेस होती है पैकेटीन स्टेज में। इसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि नीट 2024 में क्रॉसिंग ओवर से भी क्वेश्चन आने वाला है। ये वाली बात बहुत समझ में आ गई मुझे लग रहा है कि इसमें दिक्कत तो नहीं है कि अगर दो जीन्स पास पास हैं तो रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे कम, दो जीन दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे सिंपल। तो अब हुआ क्या, मॉर्गन के स्टूडेंट, एल्फ्रेड स्टूडेंट, मतलब एल्फ्रेड स्ट्रैटवेंट, ये है मॉर्गन के स्टूडेंट। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं देखो हमारे गुरुजी ने बता दिया कि जीन के पास या दूर होने से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं तो मतलब जीन दूर दूर है, रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं तो जीन पास पास है। तो रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज का पता लगाकर हम ये बता सकते हैं कि जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है। और एक बार हमें जीन के बीच में डिस्टेंस पता चल जाए तो हम किसी क्रोमोसोम पर जीन का सीक्वेंस भी पता लगा सकते हैं। लाइन पढ़ते हैं। एल्फ्रेड स्ट्रैटवेंट यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन। वो कह रहे हैं कि जितना रिकॉम्बिनेशन होने का चांस है ना, उसी को हम डिस्टेंस बना लेंगे जीन का। एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। और अगर हमें पता, हम याद करो क्लास 10th में क्वेश्चन करते थे कि रमेश मोहन से 3 मीटर की दूरी पर बैठा है, मोहन गीता से 5 मीटर की दूरी पर बैठा है, गीता सुरेश से 2 मीटर की दूरी पर बैठी है, बताइए। और सुरेश मोहन से 5 मीटर की दूरी पर। इस तरह से क्वेश्चन आता था, बताइए कैसे बैठे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता था। ठीक वैसा ही है कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस अगर हमें पता हो, अलग अलग जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता हो, तो हम पता लगा सकते हैं कि उनका क्रोमोसोम पर सीक्वेंस क्या होगा। तो आजकल हम जेनेटिक मैप बनाते हैं, उसे एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी उसका यूज किया गया है। बात यह है कि हम कैसे पता लगाएं सॉरी, अगर हमें यह पता हो कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने परसेंट बने हैं तो हम कैसे पता लगा लेंगे कि जीन के बीच में डिस्टेंस कितना? बहुत आसान है। ये कहते हैं ना परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फॉर्मूला बता देता हूं सीधे। एक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके हम जीन के बीच का डिस्टेंस बता लेते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसका है एक फॉर्मूला, इसे ही हम कहते हैं क्रॉस ओवर वैल्यू। तो कुछ क्वेश्चन में सीओवी भी लिखा हुआ मिलेगा, क्रॉस ओवर वैल्यू, सीओवी। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज इनटू 100। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जो डेटा आएगा उसे बोलेंगे क्रॉस ओवर वैल्यू या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब भाई आपने अगर ड्रोसोफिला के दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराया है तो ये तो पता चलेगा ना कि इतने परसेंट या इतने नंबर में रिकॉम्बिनेंट बने हैं, इतने पेरेंटल बने हैं। बस उन्हीं वैल्यूज को यहां पर आप रख दो और आपको पता चल जाएगा दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना? एक बार आपने डिस्टेंस यूज कर लिया, अब उस डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट मॉर्गन साहब के सम्मान में रखी गई है सेंटी मॉर्गन, क्योंकि एल्फ्रेड स्ट्रैटवेंट साहब जो थे वो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, तो वो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने उनके नाम पर यूनिट रख दी सेंटी मॉर्गन। हालांकि इसे मैप यूनिट भी कहा जाता है। अब कई बार टीचर्स आपको नहीं बताते, मॉर्गन ने क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ड्रोसोफिला में, तो जनरली यूजुअली ऐसा ये रूल कहीं फॉलो नहीं करते हैं लोग। यूकैरियोट्स में हम सेंटी मॉर्गन यूज करते हैं
और बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स में हम मैप यूनिट यूज करते हैं, बट ये रूल कहीं पर स्ट्रिक्टली इतना फॉलो नहीं होता, क्वेश्चन में आपको कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिट क्या है, सेंटीमॉर्गन। अब क्या है, नीट एग्जाम में क्वेश्चन है कि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा तो 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस मानी जाएगी। बहुत सिंपल है, 1% रिकॉम्बिनेशन, अगर 1% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं तो मतलब जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमॉर्गन 1 सेंटीमॉर्गन होगी। यानी 10% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो, 10 सेंटीमॉर्गन। अगर 100% रिकॉम्बिनेंट्स जो तो बनते नहीं है, याद रखिएगा कि रिकॉम्बिनेंट्स विल बी ऑलवेज लेस देन 50%। रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा लेस देन 50% बनेंगे। इसको याद रखना कि रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा 50% से कम बनेंगे, ठीक है ना, 50% ज्यादा नहीं बनेंगे। जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स उतना उन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बाद हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर ए बी। तो ए बी का होमोजाइगस अगर आपसे कहा गया तो कैसे लिखेंगे, ये लो लिख लिया। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, बात समझना। एंड वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप मैंने कहा था आप इसको डोमिनेंट मान लीजिए, इसको खाली प्लस प्लस लिख सकते हैं, तो प्लस 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 प्लस, ए के लिए भी प्लस प्लस, बी के लिए भी प्लस प्लस। इनका F1 जनरेशन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस प्लस, ये इनका F1 जनरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से एक ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन कम होगा, कहते हैं ना मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो मैं यहां लिख देता हूं ए प्लस और बी प्लस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये होमोजाइगस थे, ये बन गया इनका F1 जनरेशन। इन दिस क्रॉस 750 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स वर पेरेंटल टाइप। मतलब ये जो इन अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर दिस एंड दिस, जो जनरेशन आई उसमें 750 कैसे थे, पेरेंटल टाइप के थे। देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीन्स, अब इसमें क्या है, आधा क्रॉस बताया गया, पूरा क्रॉस ही नहीं बताया गया, लेकिन आपको यह बता दिया गया पेरेंटल कितने थे, 750। यानी कि दिमाग लगाइए रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे, अगर 1000 में 750 पेरेंटल हैं तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने, 250, 1000 माइनस 750, भाई पेरेंटल टोटल माइनस पेरेंटल टाइप तो कितने आ गए, रिकॉम्बिनेंट्स 50% से कम है, जो मैंने बात बताई थी। अब ये कह रहा है कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100। रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने हैं 250, टोटल कितने हैं 1000, इंटू किससे करना है 100 से, 2 5 जा 10, खत्म हो गया, ये तो पूरा ही खत्म हो गया, 2 का टेबल ही नहीं पढ़ना, 2 जीरो यहां कट गए, 1 जीरो यहां कट गया, बचा कितना 25। तो कितना आ गया 25, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ चुकी है 25, इसलिए दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया है 25 मैप। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होगा, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजा। मेज के अंदर कलर्ड एंडोस्पर्म डोमिनेंट है ओवर कलरलेस एंडोस्पर्म। फिर कह रहे हैं कि श्रंकन एंडोस्पर्म, कलर्ड एंडोस्पर्म डोमिनेंट है कलरलेस के ऊपर और फुल एंडोस्पर्म डोमिनेंट है श्रंकन एंडोस्पर्म के ऊपर। अ डाई हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन वाज टेस्ट क्रॉस, क्या कराया गया है, टेस्ट क्रॉस कराया गया है। और टेस्ट क्रॉस में आप समझिए कि जब नॉर्मल टेस्ट क्रॉस होता था तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स बराबर आते थे, लेकिन जब लिंकेज होगा तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे वो ज्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कम होंगे, हमेशा याद रखिएगा। टेस्ट क्रॉस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कम होंगे। यहां पर हमें पता चल जाएगा कि कलर्ड एंडोस्पर्म इज डोमिनेंट ओवर कलरलेस एंड फुल एंडोस्पर्म इज डोमिनेंट ओवर श्रंकन। तो कलर्ड और फुल एक पेरेंट हो गया, कलरलेस और श्रंकन दूसरा पेरेंट हो गया। जो F1 जनरेशन आएगा वो ऐसा होगा,
ये F1 जनरेशन होगा। इसका कराना है आपको टेस्ट क्रॉस, और जब इसका आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो एक तो बनेगा पेरेंटल टाइप ये और दूसरा पेरेंटल ये हो गया। तो कलर्ड और फुल एक पेरेंटल ये है, आप देखो ये एक पेरेंटल है, कलरलेस और श्रंकन दूसरा पेरेंटल है, ये दूसरा पेरेंटल है। हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। यहां ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 45 नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया 5 और 9, 5 और 4, 5% और 4% ये हो गया रिकॉम्बिनेंट 9%। फिर टोटल कितना हो गया 45, 46 और यहां पर कितने हैं टोटल 9 है प्लस 45 एंड 46, तो 45 और 46 ये हो गए 91 और प्लस 9 यानी टोटल हो गए 100 और इनटू क्या हो गया 100। तो नंबर के बजाय यहां परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल नंबर प्रोजेनी इनटू 100। 100 से 100 हमने काट दिया, कितना बचा 9, 9% रिकॉम्बिनेशन बचा, यानी जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है 9 यूनिट्स है। नेक्स्ट देखें तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है देयर आर 3 जीन्स ए बी एंड सी। अब ये अल्फाबेट स्टेटमेंट का काम है, ये कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर कराइए, ए और बी के बीच में डिस्टेंस 20% आया है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस 28%, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन है 28% है, ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन 8% है। आपको इसका सीक्वेंस बताना, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी थे, जब दो जीन ए और बी को कंसीडर किया तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी 20% बने, जब बी एंड सी को कंसीडर किया तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी 28% बने, जब ए और सी को कंसीडर किया तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी 8% बने। अब आपको बताना है इनका सीक्वेंस, तो क्या हमने किया, आप सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए और कोई भी दो जीन उसमें मार्क कर लीजिए। सपोज हमने ए और बी मार्क कर लिया और हमने कहा इनके बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब फिर कह रहे हैं बी और सी के बीच में 28। अच्छा, बी और सी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इधर भी बी और सी 28 हो सकते हैं, इधर भी बी और सी 28 हो सकते हैं, तो किसी भी तरफ सी का मार्क हो सकता है। आगे देखें, लेकिन ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है 8। अब अगर सी हम यहां मार्क करते हैं तो क्या ये 8 हो पाएगा, लेकिन अगर हम सी यहां मार्क करते हैं तो यह 8 हो पाएगा। एग्जैक्टली जब हम सी को ए की तरफ मार्क करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी सी यहां नहीं है। तो जीन का सीक्वेंस क्या आ गया, सी ए बी या बी ए सी, इन दोनों में से कोई एक आ गया। देखिए इनमें से क्या आंसर है, बी ए सी, सी ए बी तो नहीं है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 में आया है, व्हाट मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप बनाने के लिए क्या सेंटीमॉर्गन हम यूज करेंगे। देखिए, अ यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 50% क्रॉसओवर, मैंने आपको क्या बताया था 1% क्रॉसओवर, एक मैप यूनिट या एक सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। 1% क्रॉसओवर मींस 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन क्लोज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मीजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की, उससे जीन का डिस्टेंस किसने बताया। क्रॉसिंग ओवर वाली फ्रीक्वेंसी का यूज करके जीन के बीच में डिस्टेंस कौन पता करने लग गया। तो ये काम मॉर्गन ने नहीं किया था, मॉर्गन के स्टूडेंट ने किया था जिनका नाम था अल्फ्रेड स्ट्रैटमैन। तो दिस इज द क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप दो क्वेश्चन देखें, ये नीट 2019 में आया हुआ और इसके पहले वाला क्वेश्चन है ये भी 2019 में आया हुआ, दो क्वेश्चन आया हुआ और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कहीं पर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी, सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको थ्योरी से ही मिल जाएंगे। तो लिंकेज का वो डायग्राम देखकर घबराना नहीं है, उस डायग्राम में केवल इतनी चीज थी, जब दो जीन पास पास होंगे तो रिकॉम्बिनेंट्स कम बन रहा है, जब दो जीन्स दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहा है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी का पता लगाकर या परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स का पता लगाकर हम जीन के बीच में डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। दैट्स ऑल। ये टॉपिक एनसीईआरटी का भी एक्सप्लेन है, आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, एक दो क्वेश्चंस और कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।